हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। इस आधुनिक भारत के इतिहास में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पानीपत का तीसरा युद्ध, या बोले हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो होता है हमारा 14 जनवरी साल 1761 को। तो ये जो 14 जनवरी साल 1761 को पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम मराठा एम्पायर की बात करते हैं वहां पर पानीपत के तीसरे युद्ध को जरूर डिस्कस किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पानीपत के तीसरे युद्ध के क्या कारण थे वो जानेंगे, किसके बीच में हुआ और इसके परिणाम क्या हुए, मराठाओं का इस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सभी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में यहाँ से सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। और बेटा एक चीज और, जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, जो आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस पानीपत के तीसरे युद्ध का, अगर हम परिचय ले तो देखिए पानीपत जो है ये कहां पर है, ये वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक जिला है पानीपत। तो भारतीय इतिहास में ये तीन निर्णायक युद्धों के नाम से जाना जाता है, मतलब तीन निर्णायक युद्ध यहाँ लड़े गए हैं पानीपत में। और जो तीसरा युद्ध था ये 14 जनवरी साल 1761 को लड़ा गया। ठीक है। पानीपत युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। जो पानीपत का तीसरा युद्ध था ये अहमद शाह और मराठाओं के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? ये 14 जनवरी साल 1761 को। यह युद्ध भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाला सिद्ध हुआ। इस युद्ध में भारतीय इतिहास की जो है एक रूपरेखा बदल गई, उसकी एक दिशा बदल गई। ठीक, चलिए अगर हम बात करते हैं पानीपत के तीन प्रमुख युद्धों की, तो तीसरे युद्ध से पहले दो और युद्ध हुए थे पानीपत में। अगर हम उन पे नजर डालें तो देखिए यहाँ पर पानीपत का पहला युद्ध होता है साल 1526 में, जिसमें एक तरफ होता है बाबर और दूसरी तरफ उसका जो अपोनेंट होता है, जो उसका दूसरा शत्रु होता है जिससे बाबर की लड़ाई होती है, वो होता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये लोदी वंश का आखिरी राजा होता है। और पानीपत की इस फर्स्ट बैटल में जो 1526 को होती है, इसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और ये लड़ाई बाबर जीत जाता है। इस लड़ाई के जीतते ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार जाता है और मारा जाता है। इसके मारे जाने के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है और भारत में जो है ये मुगलिया सल्तनत की स्थापना हो जाती है। तो मुगल साम्राज्य की पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। और अगर हम बात करते हैं आगे पानीपत के दूसरे युद्ध की, जो होता है 1526 में, देखिए अगर डेट की बात करते हैं तो ये जो पहला युद्ध होता है ये होता है 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल साल 1526 को। और अगर हम दूसरे पानीपत के युद्ध की बात करते हैं तो ये होता है 5 नवंबर साल 1556 को। ठीक, ये पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है ये होती है किसके बीच में? ये होती है अकबर वर्सेस हेमचंद्र, जिसको हम हेमू भी बोलते हैं। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ाई होती है 5 नवंबर साल 1556 को, जिसमें हेमू इस लड़ाई को हार जाता है और अकबर जीत जाता है। अकबर के जीतने के साथ ही यहाँ पर मुगल सत्ता जो है वो फिर से एक तरीके से पुनर्स्थापित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हेमचंद्र ऐसा राजा था, हेमू ऐसा राजा था जो अपनी लड़ाई कभी नहीं हारा था। ठीक है, तो उसको हराने के बाद यहाँ पर मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना अकबर कर देता है। आगे हम बात करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये साल 1761 में 14 जनवरी को लड़ा जाता है। और यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ होते हैं मराठा, जिनके बीच में ये युद्ध होता है। परंतु इस युद्ध में मराठा हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। तो मराठाओं को इस युद्ध में बहुत ही भारी हानि होती है और मराठाओं का जो भारत की व्यवस्था पर कंट्रोल करने का, राज करने का जो सपना होता है वो धराशायी हो जाता है इस लड़ाई में हार जाने के बाद। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं पानीपत की जो तीसरा युद्ध था इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों ये युद्ध हुआ, क्या कारण थे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मराठाओं की, तो मराठा जो थे ये इन्होंने अपने आप को उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था।
ठीक है, मराठाओं ने अपने आप को उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। मराठाओं ने साल 1758 में पंजाब पर अधिकार कर लिया। देखिए, पंजाब पर जो अहमद शाह अब्दाली था उसने क्या किया, तैमूर शाह, अहमद शाह अब्दाली के बेटे का नाम था तैमूर शाह, अहमद शाह अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर शाह को पंजाब का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली ने नजीबुद्दौला नाम का एक रोहिला सरदार था, तो नजीबुद्दौला को अहमद शाह अब्दाली ने क्या करा, मीर बख्शी के पद पर अपॉइंट कर दिया। तो अहमद शाह अब्दाली ने अपने पुत्र तैमूर शाह को पंजाब का गवर्नर बनाया और नजीबुद्दौला जो रोहिला सरदार था इसको जो है मीर बख्शी का पद दे दिया। ठीक है, तो मराठाओं ने क्या किया, मराठाओं ने पंजाब पर साल 1758 में पंजाब पर अधिकार कर लिया और इसके पुत्र अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह को और नजीबुद्दौला को उनके पद से हटा दिया और अपना गवर्नर वहां पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, मराठाओं की जो सेना थी वो अटक तक पहुंच गई। दिल्ली और मुगल बादशाह पर जो है मराठों का प्रभाव पड़ गया। देखिए, उस समय मुगल बादशाह जो थे वो कौन थे, वो थे शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। ठीक है, ये मुगल बादशाह थे। तो शाह आलम सेकंड जो थे तो मुगल बादशाह, लेकिन इनका किसी तरह का कोई रौब नहीं था। तो मुगल बादशाह के ऊपर जो मराठा थे ये अपना प्रभाव जमाना चाहते थे, क्योंकि उत्तर भारत की राजनीति में अगर इनको शासन करना था तो उसमें मुगल बादशाह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, तो मुगल बादशाह के को कंट्रोल करना, साथ ही साथ मुगल बादशाह के साथ समझौता करना इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, ताकि ये उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर सके। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने मराठाओं ने तैमूर शाह और नजीबुद्दौला को उनके पद से हटा दिया तो अहमद शाह अब्दाली की इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई और उसने मराठाओं से बदला लेने की जो है वो ठान ली। पंजाब पर मराठाओं के कब्जे के बाद अब्दाली बहुत चिंतित हुआ और उसने भारत पर फिर से आक्रमण किया। रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने भी अब्दाली का साथ दिया, क्योंकि नजीबुद्दौला को अहमद शाह अब्दाली ने मीर बख्शी के पद पर बैठाया हुआ था, जिसको मराठों ने हटा दिया था। इसीलिए नजीबुद्दौला जो है ये अहमद शाह अब्दाली के साथ मिल गया मराठों को हराने में। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं मराठाओं की नीति की, तो मराठे मुगल साम्राज्य की रक्षा का दायित्व निभा रहे थे, है ना। तो मराठे जो थे वो शाह आलम सेकंड जो मुगल बादशाह थे उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे थे और दिल्ली के दरबार में मराठाओं का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे सर्वोच्च होता जा रहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं युद्ध में शामिल प्रमुख नेताओं की। देखिए, युद्ध एक तरफ है मराठा पक्ष और दूसरी तरफ है अब्दाली पक्ष। तो अगर हम मराठा पक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर सदाशिवराव भाऊ, ये कौन है, ये सेनापति हैं। देखिए, अगर उस समय पेशवा की बात की जाए तो मराठों में जो पेशवा था वो कौन था, वो थे बाजीराव, या हम बोले बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव जो थे ये पेशवा थे और इनके चचेरे भाई थे सदाशिवराव भाऊ। तो बालाजी बाजीराव थे, इन्होंने पानीपत की लड़ाई को जीतने के लिए अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को अपॉइंट किया और उनको क्या बनाया, उनको सेना का सेनापति बनाया। ठीक है, साथ ही साथ सदाशिवराव भाऊ के साथ बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वास राव जो थे वो भी सेना में थे। इसके अलावा हम बात करें इब्राहिम खां गारदी की, तो इनको जो है तोप खाने का अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया था। इसके अलावा जानकोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ये सभी जो थे ये मराठाओं के पक्ष में खड़े थे। दूसरे पक्ष की अगर हम बात करें जिसमें अहमद शाह अब्दाली था, उसमें अहमद शाह अब्दाली के अलावा नजीबुद्दौला और अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दौला भी शामिल थे, जो अहमद शाह अब्दाली का पक्ष ले रहे थे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं युद्ध के विवरण की, तो युद्ध जो है 14 जनवरी साल 1761 को सुबह 9 बजे शुरू हो जाता है। आरंभ में मराठाओं को बड़ी सफलता मिलती है। जब युद्ध शुरू होता है तो मराठाओं की तोप जो है, जो मराठाओं की युद्ध नीति जो है ये काफी सफल सिद्ध होती है, क्योंकि मराठाएं जो थे वो अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के ऊपर बड़ी फुर्ती के साथ टूटते हैं और उनको काफी सफलता मिलती है। इब्राहिम खां गारदी की जो तोपें थी उन्होंने अहमद शाह अब्दाली की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन दोपहर होते होते युद्ध का परिणाम बदल गया। जहां पर मराठा पहले युद्ध में अपना वर्चस्व दिखा रहे थे, युद्ध को जीतने की जो और अग्रसर थे, लेकिन वो
शाम के आते आते मराठाओं जो है वो युद्ध में उनका जो पलड़ा था वो अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा। क्यों? क्योंकि पेशवा जो बालाजी बाजीराव थे, इनके जो बेटे थे, उनकी युद्ध में क्या हो गई, मृत्यु हो गई और मराठाओं का मनोबल टूट गया। सदाशिवराव भाऊ भी है ये युद्ध में क्या हुए, मारे गए और मराठाओं को जो है पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में मराठाओं की बेहद जो है बहुत ही बुरी हार हुई, क्योंकि विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ जो युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे वो युद्ध में मारे गए। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके अलावा जो इब्राहिम खां गारदी थे उनको भी पकड़ लिया गया और उनको भी मार दिया गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं आगे मराठाओं की पराजय के कारण क्या थे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से मराठाओं को इस लड़ाई में काफी क्षति हुई। तो सबसे बड़ा कारण जो है वो कमजोर नेतृत्व और समन्वय। मराठा जो सरदार थे इनके अंदर एकता का अभाव था, ठीक है, और सेनापति के आदर्शों के का जो है इन्होंने पूर्ण पालन नहीं किया। तो जितने भी मराठा सरदार इस युद्ध में शामिल थे इनके अंदर आपसी विवाद था, इनमें किसी तरह की कोई एकता नहीं थी और सेनापति के आदेशों का किसी तरह से कोई पालन नहीं किया जाता था। तो कमजोर नेतृत्व और समन्वय इस युद्ध में मराठों की हार का सबसे बड़ा कारण था। इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो होता है रसद की समस्या, यानी सप्लाई की समस्या। मराठा सेना को भोजन और चारे की कमी हुई। देखिए मराठा सेना को भोजन और चारे की कमी हुई क्योंकि कोई भी दूसरा राजा मराठाओं की सपोर्ट नहीं ले रहा था, इसीलिए उनको भोजन की धीरे धीरे कमी हो गई और सैनिक कई दिनों तक पर्याप्त भोजन नहीं प्राप्त कर सके। जो मराठा सैनिक थे उनको पूरा भोजन जो है कई समय तक जो है वो मिला ही नहीं। तो रसद की कमी होना एक सबसे बड़ा कारण था। आगे है भारी तोपखाना। मराठाओं के पास जो थी वो तोपें बहुत भारी थी। इन तोपों को खींचने के लिए 200 बैलों की जरूरत होती थी। 200 बैले मराठाओं की भारी तोपों को खींचते थे और युद्ध भूमि में उनका कोई उपयोगी प्रभाव नहीं हो पाया, क्योंकि मराठाओं की जो तोपें हुआ करती थी ये बहुत दूर तक निशाना बना अपना जो है वो करती थी, अपने निशाने से भी बहुत दूर तक चली जाती थी। इस वजह से तोपों का कोई इस्तेमाल इस युद्ध में खास मराठों की तरफ से नहीं हो पाया। ठीक है, आगे चौथा कारण है महिलाओं और गैर सैनिकों की उपस्थिति। मराठा सेना जो होते थे, सैनिक होते थे या सेनापति थे, ये बड़ी संख्या में महिलाओं और असैनिक कर्मचारियों को अपने पास रखते थे और युद्ध भूमि में उनको साथ ले जाते थे। इससे सेना की गति और युद्ध क्षमता प्रभावित हुई, क्योंकि महिलाओं को युद्ध भूमि में अपने साथ ले जाना जो है इन्होंने एक अपना ये चलन चला लिया था मराठाओं ने, जिसकी वजह से युद्ध में इसका परिणाम इनको विपरीत भुगतना पड़ा। आगे हम बात करते हैं कमजोर गुप्तचर व्यवस्था की। तो मराठाओं की जो सूचना प्रणाली थी वो काफी प्रभावी नहीं थी। अब्दाली को मराठाओं की गतिविधियों की जानकारी मिलती थी, ठीक है, और उसी तरीके से अब्दाली जो है वो मराठाओं के विरुद्ध अपनी गतिविधियों को, अपनी जो रोचक गतिविधियों को क्या करता है, वो उनको तैयार करता है, प्लानिंग को तैयार करता है। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं राजपूत, जाटों और सिखों का सहयोग नहीं मिलना, क्योंकि मराठा जो थे ये क्या करते थे, राज्यों को जो है वहां पर लूटपाट करते थे, दूसरे राज्यों को नुकसान पहुंचाते थे, जिसकी वजह से जाट और सिखों ने इनका सहयोग नहीं दिया। तो मराठाओं को उत्तर भारत के प्रमुख शक्तियों का समर्थन नहीं मिला और वो युद्ध में क्या पड़ गए, अकेले पड़ गए। ठीक, आगे है उत्तर भारत की परिस्थितियों की जानकारी का अभाव। मराठा नेतृत्व स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया था, क्योंकि मराठा जो थे ये छापामार युद्ध में काफी कुशल थे, इन्हें मैदानों पर लड़ने का किसी तरह का कोई भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, दूरस्थ साम्राज्य का प्रशासन, पुणे से अटक तक विस्तृत क्षेत्र का सुरक्षा करना जो था वो कठिन था और पर्याप्त सैनिक और आर्थिक संसाधन भी इनके पास उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पास इसके क्या कारण थे मराठाओं की पराजय के कारण। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं युद्ध के परिणाम क्या हुए, तो ये जो युद्ध हुआ था इसके क्या परिणाम हुए। मराठा शक्ति को क्या हुआ, आघात पहुंचा। मराठा साम्राज्य को भारी जन और धन का जो है वो हानि हुई और अनेक सेना नायक जो है मारे गए। तो इस युद्ध में मराठाओं को काफी नुकसान हुआ। सदाशिवराव भाऊ है, विश्वासराव है, इब्राहिम गारदी, ये जितने भी सेनापति और सैनिक थे ये सभी युद्ध के ये जो है मारे गए और इससे मराठा को बहुत हानि हुई। दूसरा, मराठा साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का जो पतन है वो बहुत तेजी से हो रहा था और मुगल सत्ता केवल नाम मात्र की रह गई थी। अभी मैंने आपको बताया जो उस समय भारत का जो मुगल बादशाह था वो शाह आलम सेकंड था, वो केवल नाम का बादशाह था, जिसकी वजह से मराठा को उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। ठीक, आगे है अंग्रेजों के लिए मार्ग
प्रशस्त हो गया और भारत में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार का मार्ग जो खुल गया। अब भारत में अंग्रेजों के आने का मार्ग जो है यहाँ प्रशस्त हो जाता है और भारत में अंग्रेजी सत्ता का जो है वो मार्ग क्या होता है, खुल जाता है। आगे राजनीतिक अस्थिरता जो है वो बढ़ गई। उत्तर भारत में सत्ता का संतुलन क्या हुआ, वो बिगड़ गया। आगे मराठाओं का पुनर्गठन, ठीक है, मराठा क्या, इनका पुनर्गठन, कुछ वर्षों बाद मराठाओं ने अपनी शक्ति पुनर्संगठित कर ली और उनकी स्थिति जो है वो पूर्व जैसी प्राप्त नहीं कर सके। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। जैसे अगर हम बात करते हैं तीसरे पानीपत युद्ध, तो ये हुआ 14 जनवरी साल 1761 को। युद्ध किसके बीच में होता है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ होते हैं, जो बालाजी विश्वनाथ, ये सॉरी अगर हम बोले बालाजी बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई थे सदाशिवराव भाऊ, जो पानीपत के तीसरे युद्ध में सेनापति के तौर पर भूमिका निभा रहे थे। तोपखाने का प्रमुख इब्राहिम गारदी था। पेशवा का पुत्र विश्वास राव था, जिसने युद्ध में भाग लिया था, परंतु इस युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अहमद शाह अब्दाली का कौन सहयोगी था, नजीबुद्दौला था। परिणाम क्या हुआ, मराठों की पराजय और अंग्रेजों की सत्ता के मार्ग का जो है वो रास्ता साफ हो गया था। ठीक है, तो ये हमारे हैं वन लाइनर। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए जैसे आपसे पूछा गया यहाँ पर तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो वो 14 जनवरी साल 1761 को हुआ। तीसरे पानीपत युद्ध किनके बीच में लड़ा गया, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया। मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सदाशिवराव भाऊ इसका नेतृत्व कर रहा था। आगे मराठाओं की पराजय का प्रमुख कारण क्या था, सहयोगियों का अभाव और रसद की समस्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण था इनकी हार का। तीसरे पानीपत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ, भारत में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा हार गए, उसके बाद अंग्रेजों का भारत में विस्तार करने का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गया। इस युद्ध के बाद ये सामने आ गया कि अब मराठा उत्तर भारत की राजनीति में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि वो पानीपत की तीसरी लड़ाई हार चुके थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये खत्म हो जाता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। ये टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन इस टॉपिक के माध्यम से मैंने कई चीजें आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे साथी को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या सीयूटी का पेपर होता है, तो उसमें इस तरह के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर हम अपनी अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।